नमस्कार। हमारी इस नई गहरी चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये विश्लेषण एक तरह से एक वेलकम सेल्फ मास्टरी ऑडियो की तरह काम करेगा, क्योंकि आज हम अपने ही दिमाग और अपनी वर्क लाइफ को मास्टर करने पर बात करने वाले हैं। आज हमारा मुख्य मिशन रॉस्पा यानी द रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स की उस डिटेल भरे वर्क प्लेस स्ट्रेस रिपोर्ट को समझना है। हाँ, और इस रिपोर्ट पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम अक्सर स्ट्रेस को गलत समझते हैं। मतलब लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस कोई बाहर से आई हुई बीमारी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वही तो, जैसे अगर पैर की हड्डी टूट जाए तो आप तुरंत एक्सरे करवा लेते हैं और वहां एक सफेद लाइन दिख जाती है कि भाई यहाँ फ्रैक्चर है, लेकिन दिमाग पे पड़ने वाले बोझ का कोई एक्सरे नहीं होता। ये एक ऐसी अदृश्य परेशानी है जो आमतौर पर वर्क प्लेस की लगभग 40% बीमारियों का कारण बनती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो रिपोर्ट क्लियर करती है वो ये है कि थोड़ा बहुत तनाव होना पूरी तरह से नॉर्मल है। अगर ट्रैफिक जैम मिल जाए या घर में बच्चे शोर मचा रहे हों तो दिमाग का तनाव में आना एक नेचुरल रिएक्शन है। ये सर्वाइवल का हिस्सा है। मतलब वो फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स ना, जिसमें हमारा दिमाग एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज करता है ताकि हम फोकस कर सके। एकदम वही। थोड़ा स्ट्रेस तो हमें अलर्ट रखता है। प्रॉब्लम तनाव होने में नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये स्ट्रेस लंबा चलने लगे और हद से ज्यादा बढ़ जाए। जब दिमाग लगातार हफ्तों तक उस हाई अलर्ट मोड में रहता है तो इंसान की झेलने की क्षमता टूट जाती है और यहां से एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियां शुरू होती हैं। ली है तो उसमें से कोई धुन नहीं निकलने वाली, पर अगर आपने उसे हद से ज्यादा टाइट कर दिया, कस कर बांध दिया, तो क्या होगा? थोड़ा सा भी दबाव पड़ने पर वो तार अचानक टूट जाएगी। आज हमारा मकसद उसी सही बैलेंस को समझना है। ये गिटार वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। और अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो सिचुएशन कितनी गंभीर है ये समझ आएगा। यूके के फैक्ट्स के हिसाब से हर 5 में से एक व्यक्ति हाई वर्क रिलेटेड स्ट्रेस का शिकार है। वेट, हर 5 में से एक? ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, और अगर हम 2011-12 के आंकड़ों की बात करें तो कुल 10,73,000 वर्क रिलेटेड इलनेसेस में से लगभग 4,28,000 केसेस सिर्फ स्ट्रेस के थे। और सबसे ज्यादा असर कहाँ पड़ता है पता है? ह्यूमन हेल्थ, सोशल वर्क, एजुकेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या डिफेंस वाले सेक्टर्स में नर्सेज और टीचर्स इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। अच्छा, क्योंकि वहाँ फिजिकल काम के साथ साथ इमोशनल लेबर भी बहुत ज्यादा होता है। पर देखिए, जब मुद्दा इतना बड़ा है तो कानून भी तो होगा ना इसके लिए। रिपोर्ट में हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट 1974 और 1999 की रेगुलेशंस का बड़ा लंबा जिक्र है। हाँ, इन कानूनों के तहत हर एम्प्लॉयर की ये लीगली बाइंडिंग जिम्मेदारी है कि वो अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ और सेफ्टी इंश्योर करे। उन्हें स्ट्रेस का रिस्क असेसमेंट करना ही होता है। लेकिन मैं एक बात सोच रही थी, कानून तो किताबों में बहुत अच्छे लगते हैं, जमीन पर क्या होता है? अगर एक एम्प्लॉयर मानता ही नहीं कि स्ट्रेस उसकी कंपनी का इशू है, तो इन रूल्स का क्या फायदा? एक बॉस तो बस यही सोचेगा कि एम्प्लॉय अपना काम ढंग से नहीं कर रहा। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कानून एम्प्लॉयर्स को प्रोएक्टिव होने पर मजबूर करता है और इसमें बिजनेस का अपना नुकसान है। जब इंसान तनाव में होता है तो उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ढंग से काम नहीं करता, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग खराब होती है, प्रोडक्टिविटी गिरती है और एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। तो इसको नजरअंदाज करना सीधा कंपनी के मुनाफा गिराने जैसा है। आहा, तो सीधी बात है कि पैसे का नुकसान होगा तो कंपनी ध्यान देगी। तो अगर एम्प्लॉयर्स मजबूर हैं तो उन्हें किन चीजों को मैनेज करना चाहिए? रॉस्पा रिपोर्ट में हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव यानी HSC के 6 स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं ना? बिल्कुल, ये 6 स्टैंडर्ड्स ही वो कोर फ्रेमवर्क हैं। पहला है डिमांड्स, यानी एम्प्लॉय पर काम का बोझ कितना है और डेडलाइंस कितनी रियलिस्टिक है। दूसरा है कंट्रोल। इसका मतलब है कि क्या एम्प्लॉय का अपने काम करने के तरीके पर कोई से है, क्या वो फैसले खुद ले सकता है। इन दोनों को अगर मैं उसी गाड़ी वाले उदाहरण से जोड़ूं, तो आपकी गाड़ी का इंजन चाहे कितना भी अच्छा या पावरफुल क्यों ना हो, मतलब डिमांड्स कितनी भी हो, अगर स्टीयरिंग व्हील यानी कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है तो एक्सीडेंट होना पक्का है। सिर्फ काम थोपना और उसे करने की आजादी ना देना बहुत बड़ा खतरा है। क्या बात है, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है ये उदाहरण यहाँ। उसके बाद तीसरा स्टैंडर्ड है सपोर्ट, यानी कोलीग्स और मैनेजर से कितनी मदद और एनकरेजमेंट मिल रही है। और चौथा है रिलेशनशिप्स। वर्क एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का थ्रेट, अब्यूज या बुलिंग ना हो, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये बुलिंग वाले मुद्दे पर तो हमें आगे और डिटेल में बात करनी है, लेकिन बचे हुए 2 स्टैंडर्ड्स क्या हैं? पांचवा है रोल। क्या एम्प्लॉय को अपनी भूमिका पूरी तरह से क्लियर है? क्या उसके पास कोई कॉन्फ्लिक्टिंग जिम्मेदारियां तो नहीं है? और आखिरी छठा स्टैंडर्ड है चेंज। जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बड़ा बदलाव आता है,
तो एम्प्लॉइज को कितना शामिल किया जाता है या कितनी इन्फॉर्मेशन दी जाती है? पता है, मेरी समझ से ये जो छठा स्टैंडर्ड है चेंज वाला, ये दिमाग पर सबसे ज्यादा असर डालता है। जब कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग होती है या डाउनसाइजिंग की अफवाह उड़ती है, तो वो अनसर्टेनिटी और जॉब जाने का डर अंदर ही अंदर इंसान को खा जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। दिमाग अनसर्टेनिटी से सबसे ज्यादा डरता है। और एक बात और, ये 6 फैक्टर्स कभी अकेले काम नहीं करते। अक्सर जब वर्क प्लेस की ये प्रॉब्लम्स किसी की पर्सनल लाइफ की परेशानियों से मिलती हैं, जैसे कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा हो या किसी अपने को खोया हो, तो सिचुएशन पूरी तरह से बिगड़ जाती है। तो ऐसे में जब स्ट्रेस इतना कॉम्प्लेक्स है और उसके कारण इतने सारे हैं, तो एक मैनेजर या कोवर्कर इसे पहचाने कैसे? एक्सरे तो है नहीं, और स्ट्रेस के लक्षण तो आम थकान जैसे ही लगते हैं बाहर से। इसको 3 अलग-अलग लेवल्स पर देखना होता है। पहला है इमोशनल। व्यक्ति अचानक से बहुत अकेला महसूस करने लगता है। उसमें मूड स्विंग्स आते हैं और कॉन्फिडेंस एकदम गिर जाता है। दूसरा है मेंटल लेवल। फैसले लेने में दिक्कत होती है, आमतौर पर कंफ्यूजन रहता है और मेमोरी पुअर हो जाती है। अच्छा, और तीसरा बिहेवियरल लक्षण होगा। जैसे व्यवहार में आने वाले बदलाव। हाँ, जैसे खाने या सोने की आदतें अचानक बदल जाना। लोग स्ट्रेस को कोप करने के लिए स्मोकिंग या ड्रिंकिंग बढ़ा देते हैं और अटेंडेंस खराब होने लगती है, छुट्टियां ज्यादा लेने लगते हैं। लेकिन एक डाउट है यहाँ, एक प्रैक्टिकल वर्किंग एनवायरनमेंट में डेटा क्या कहता है? मतलब एक मैनेजर के पास तो क्वांटिटेटिव डेटा होता है ना अपने डैशबोर्ड राइट पर। बात है। क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स में मैनेजर्स सिकनेस डेटा देखते हैं, एब्सेंस रिकॉर्ड्स और प्रोडक्टिविटी चार्ट देखते हैं। एक और चीज़ है हाई टर्नओवर, जो एग्जिट इंटरव्यू से पता चलता है। अगर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से बार बार लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो समझ आना चाहिए कि वहाँ प्रॉब्लम है। पर मेरा पुशबैक यही है कि जब प्रोडक्टिविटी गिरती है, तो मैनेजर्स तो अक्सर यही सोचते हैं कि एम्प्लॉय आलसी हो गया है, काम नहीं करना चाहता। हम उस आलसीपन और एक्चुअल मेंटल स्ट्रेस के बीच का फर्क कैसे समझें? सिस्टम तो दोनों को एक जैसा लो परफॉर्मर दिखाएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ डेटा पर निर्भर नहीं रह सकते। आपको क्वालिटेटिव तरीके भी अपनाने होंगे। इनफॉर्मल चार्ट्स करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स में सही मुद्दे उठाना और सबसे अहम, रिटर्न टू वर्क इंटरव्यूज। ओ, मतलब जब कोई बीमार होकर वापस आए तो उससे डीपली बात करनी चाहिए। बिल्कुल। डेटा और पर्सनल इंटरैक्शन का कॉम्बिनेशन ही उस रूट कॉज तक पहुंचा सकता है। एचआर फॉर्म भरने से रियल इशू थोड़ी ना सामने आएगा। सही कहा। तो लक्षण समझने के बाद अब हम उस चीज पर आते हैं जिसके बारे में पहले बात हुई थी, रिलेशनशिप्स वाले स्टैंडर्ड का सबसे डार्क हिस्सा, बुलिंग और हरासमेंट। मैंने पढ़ा है कि ये किसी भी नॉर्मल एम्प्लॉय को पूरी तरह तोड़ सकता है। बुलिंग का असर सिर्फ दिमाग पर ही नहीं होता, बल्कि शरीर पर भी होता है। साइकोलॉजिकल लेवल पर डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम तो आता ही है, लेकिन लोगों को स्टमक प्रॉब्लम्स और सिवियर स्लीप डिसऑर्डर्स भी होने लगते हैं। और एक और बहुत शॉकिंग फैक्ट इसमें, क्या फैक्ट है वो? बुलिंग का असर सिर्फ उस पर नहीं होता जिसके साथ वो हो रहा है। जो बाईस्टैंडर है, यानी जो सिर्फ इस इंसिडेंट का विटनेस है और उसे देख रहा है, वो भी साइकोलॉजिकली उतना ही इफेक्ट होता है। उसका भरोसा सिस्टम से उड़ जाता है। बाप रे, मतलब पूरा वर्क कल्चर ही टॉक्सिक हो जाता है उससे। तो कानून क्या कहता है इस पर? यूके का प्रिवेंशन ऑफ हरासमेंट एक्ट 1997 काफी स्ट्रिक्ट है इस मामले में। ये रेस, सेक्स, डिसेबिलिटी, एज, रिलीजन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन, इन सभी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन और बुलिंग को पूरी तरह रोकता है। लेकिन कानून तो जगह पर है, पर अगर किसी के साथ एक्चुअल में बुलिंग हो रही है तो उसको एक्शन क्या लेना चाहिए? सबसे पहले तो उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एचआर पॉलिसी या एंटी बुलिंग पॉलिसी चेक करनी चाहिए। कोशिश करें कि शुरुआत में इनफॉर्मल रेजोल्यूशन हो जाए। अगर बात आपस में नहीं सुलझती, तो न्यूट्रल थर्ड पार्टी के साथ मीडिएशन ट्राई करनी चाहिए। और अगर सामने वाला सुधरने का नाम ही ना ले फिर? तो फिर सीधे फॉर्मल कंप्लेंट्स फाइल करनी चाहिए और लीगल एडवाइस लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। वही तो, चुप रहना तो किसी एंगल से ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो चीजों को और बिगाड़ेगा। खैर, अब हमने प्रॉब्लम की जड़ें, कानून, लक्षण और यहाँ तक कि बुलिंग जैसे गंभीर मुद्दे को समझ लिया है। तो अब बात करते हैं बचाव की। इस अदृश्य समस्या का कोई प्रैक्टिकल इलाज या टॉप टिप्स क्या दी हैं रोस्पा ने? रिस्पा की टॉप टिप्स काफी बेसिक लगती हैं, पर वो साइंटिफिकली प्रूवन है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है स्लीप। रोजाना 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेना। नींद आपके दिमाग को रीसेट करती है। दूसरी टिप है परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश को छोड़ना। हाँ, ये परफेक्शनिज्म वाला बोझ बड़ा खराब है। हम इंसान हैं, कोई मशीन थोड़ी हैं।
एक गलती होने का मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो गए। बिल्कुल। और तीसरी चीज है फिजिकल एक्टिविटी। चाहे वो वॉकिंग हो या स्विमिंग, फिजिकल एक्टिविटी को डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस के हार्मोन्स एक्सरसाइज करने से नेचुरली बर्न हो जाते हैं। और हाँ, एक चौथा और काफी अहम सुझाव है, मदद मांगने से डरना नहीं चाहिए। आस्किंग फॉर हेल्प इज प्रैक्टिकली अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, कमजोरी नहीं है ये। पता है, इन टिप्स में एक चीज जिसने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो थी नो, यानी ना बोलना सीखना। अक्सर हमें लगता है कि एक्स्ट्रा काम उठाने से हमारी वैल्यू बढ़ेगी, पर मैं इसको हमेशा एयरप्लेन वाले उस ऑक्सीजन मास्क रूल से कंपेयर करती हूँ। अच्छा, वो कैसे? देखिए, फ्लाइट में हमेशा सिखाया जाता है कि आपातकालीन स्थिति में अपना ऑक्सीजन मास्क पहले पहनिए, बाद में दूसरों की मदद कीजिए। अगर आप वर्क प्लेस पर हर एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट, हर दूसरी मीटिंग या टास्क को यस बोलेंगे और अपनी कैपेसिटी नहीं समझेंगे, तो आप खुद बर्नआउट हो जाएंगे। और जब आपके पास ही ऑक्सीजन नहीं है, तो आप किसी के क्या काम आएंगे? अरे वाह, ये ऑक्सीजन मास्क वाला एंगल तो सच में एकदम परफेक्ट है। आपको अपनी बाउंड्री सेट करने ही होंगे। और दिन भर के तनाव को कम करने के लिए कुछ क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी बताई गई हैं। हाँ, रिलैक्सेशन का मतलब लोग अक्सर बेड पर लेटकर वेब सीरीज देखना समझते हैं, पर स्पेसिफिक टेक्निक्स क्या है दिमाग को शांत करने के लिए? पहली टेक्निक है बॉडी स्कैन। इसमें आप बैठकर अपने पैरों के अंगूठे से लेकर चेहरे तक धीरे धीरे हर एक मसल को इंटेंशनली ढीला छोड़ते हैं। इससे फिजिकल टेंशन रिलीज होती है। दूसरी है कॉन्टेम्पलेशन, यानी चिंतन करना। इसमें क्या करना होता है? इसमें बस एक शांत जगह बैठकर किसी एक पॉजिटिव शब्द पर ध्यान लगाना होता है, जैसे पीस या रिलैक्स। करीब 10 से 30 मिनट तक इस पर फोकस करना होता है। और तीसरी सबसे इफेक्टिव टेक्निक है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसमें आपको अपने आते जाते सांस पर, यानी ब्रेथ की मूवमेंट पर ध्यान लगाना होता है। ध्यान भटकेगा, पर वापस सांस पर लाना है। तो बस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है बिना किसी जजमेंट के। तो आज के इस लंबा विश्लेषण को अगर मैं समराइज करूं, तो बात ये बनती है कि तनाव या स्ट्रेस लाजमी तौर पर कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब वर्क प्रेशर बढ़ जाए, कंट्रोल आपके हाथ में ना हो और साथियों का सपोर्ट ना मिले, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस एक सेफ्टी और हेल्थ रिस्क का रूप ले लेता है। सही बात है। और एक्ट्स ऑफ 1974 और 1999 क्लियर करते हैं कि ये एक वैलिड वर्कप्लेस हैजर्ड है, जिसके लिए एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स दोनों को मिलकर एक्शन लेना होगा। बिल्कुल। पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आप सभी सुनने वालों को एक नए और थोड़े प्रोवोकेटिव विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। जरूर, क्या बात है वो? देखिए, इस रिपोर्ट ने और आमतौर पे तमाम एक्सपर्ट्स ने हमें स्ट्रेस कम करने के लिए रिलैक्सेशन, बॉडी स्कैन और माइंडफुलनेस जैसी चीज़ों को अपने बिजी रूटीन में ज़बरदस्ती फिट करने को कहा है, एक मीटिंग या टास्क की तरह शेड्यूल करने को कहा है। पर ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या हमारा आधुनिक काम करने का तरीका, हमारा ये वर्क कल्चर इंसानी फितरत के इतना खिलाफ जा चुका है कि अब हमें शांति से बैठने और सांस लेने जैसे बेसिक नेचुरल कामों को भी एक कैलेंडर इनवाइट की तरह शेड्यूल करना पड़ रहा है? अगर ठीक से आराम करना भी हमारे लिए एक कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट बन जाए, तो क्या हमें बस खुद में नई टेक्निक्स डेवलप करने की जरूरत है, या इस पूरे टॉक्सिक वर्कप्लेस सिस्टम को जड़ से बदलने की? ये तो सच में आईना दिखाने वाला सवाल है। इस पर तो लंबा विचार करना बनता है। वही तो। इन्हीं सवालों और तनाव की इस अदृश्य दुनिया के बारे में आज हमने बहुत कुछ सीखा। आप इस बारे में विचार करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। हमारी इस गहरी चर्चा में आज शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।